नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, जीएस प्रैक्टिस सेट 3 आज लेकर आया हूं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के प्रश्न रहने वाले हैं। पिछले 2 मॉक टेस्ट को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और उसी क्वालिटी के प्रश्न भी आज भी प्रश्न लेकर आया हूं, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ, तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, जहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम आपको लगातार उपलब्ध करवा रहे हैं, और जितना वादा करते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको कंटेंट हम उपलब्ध करवाते हैं, ये यकीन मानकर चलिए। लेखपाल की परीक्षा में वही किया, लोअर की परीक्षा में भी वही कर रहे हैं, और पीईटी के परीक्षा में भी वही करने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए और आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा होगा। और वैसा ही कंटेंट आपको मिलने वाला है, और उम्मीद करता हूं आप कमेंट करके हमें बताएंगे भी आज के इस सेशन में। तो अच्छे अच्छे आप कमेंट लाइए, और मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए लगातार लाता रहूंगा। तो जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो जीएस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट 3 आज है आपका, और यहां पर भारत के इतिहास के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं इस मॉक टेस्ट की। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपने उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा कौन सा स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जहां पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही अच्छा था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, धौलावीरा। यूपीपीएससी 2021 और यूपी आरओ में पूछा गया प्रश्न है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों, दुर्ग, मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित था। यहां से पत्थरों से बने उत्तम जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का युद्ध जो है, बैटल ऑफ 10 किंग्स है, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया है। परुष्णी, वितस्ता, विपाशा या सतुद्री, रावी, झेलम, व्यास या सतलज? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए, परुष्णी या रावी। बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, दशराग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या लुम्बिनी? आप सभी के लिए बहुत आसान है, ऑप्शन डी। एमपीपीएससी 2019 का प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान नेपाल में यह स्थित है। रुम्मिनदेह स्तंभलेख अशोक का अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण यानी कि निधन हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा था? तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए मैं बता देता हूं। ऑप्शन बी सही है आपका, जेम्स प्रिंसप। 2020 का प्रश्न है। सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसप को मिली थी। वे ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सचिव थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली के महरौली स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस गुप्त शासक के काल में हुआ था? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। यूपी आरओ 2016 का प्रश्न है। महरौली कुतुब मीनार परिसर स्थित लौह स्तंभ अपनी उत्कृष्ट धातु विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। इस स्तंभ पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है, जिसकी पहचान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की जाती है। यह मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित विष्णुपद गिरी था। अगला प्रश्न है आपका कि संगम काल का प्रसिद्ध ग्रंथ लोक तोलकापियम किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका बी, तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र से। तोलकापियम द्वितीय संगम के दौरान रचा गया था, जिसके लेखक तोलकापियर थे।
यह तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है। यह संगम युग के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की भी जानकारी देता है। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल राजपूत शासकों द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है और अपनी कामुक मूर्तिकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इनमें कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रमुख है। अगला प्रश्न है आपका कि तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, किनके बीच लड़ा गया था? बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज तृतीय थे और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और गौरी को भागना पड़ा। हालांकि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना की। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से किसने लागू किया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि का वह भाग जो वेतन के बदले सैनिक या नागरिक अधिकारियों को दिया जाता था। भारत में इक्ता प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने का श्रेय सुल्तान इल्तुतमिश को दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को कुछ समय के लिए समाप्त कर सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। अगला प्रश्न है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने किस नदी के तट पर की थी? तो ये की थी तुंगभद्रा नदी के तट पर। यूपी आरओ 2021 का प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी जो तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित थी। यह साम्राज्य विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किस मुगल सम्राट की सेना के बीच लड़ा गया था? 1576 में जो हुआ था, तो यह लड़ा गया था अकबर की मुगल सेना के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खां ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय दिया। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? तो यह स्थित है आपका लाहौर शहादरा में। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी और उसका मकबरा रावी नदी के तट पर शहादरा लाहौर में स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में और बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून म्यांमार में है। शेष सभी प्रमुख मुगल सम्राट के मकबरे भारत में हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मराठा साम्राज्य में चौथ और सरदेश मुखी क्या थे? तो ये थे शिवाजी द्वारा लगाए गए कर। चौथ और सरदेश मुखी मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूले जाने वाले कर थे। चौथ उस क्षेत्र की कुल राजस्व आय का 1/4 यानी कि 25% होता था जो मराठा आक्रमण से बचने के लिए दिया जाता था। सरदेश मुखी आय का अतिरिक्त 1/10 या 10% होता था जो शिवाजी स्वयं को सर्वोच्च देशमुख मानते हुए वसूलते थे। भारत में सहायक संधि प्रणाली का व्यापक रूप से प्रयोग किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? तो यह किया था लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन ए आपका सही है। यूपी आरओ 2014 का प्रश्न है, सहायक संधि की नीति मुख्य रूप से लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 द्वारा भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए प्रयोग की गई। इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य 1798 में हैदराबाद का निजाम था। लॉर्ड डलहौजी विपगत का सिद्धांत के लिए जाना जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक और अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे आपके सर सैयद अहमद खान। यूपीपीएससी 2019 का प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह को किसने अपनी पुस्तक में
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा है? तो ये कहा है बी डी सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आरसी मजूमदार ने इसे तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, ना तो प्रथम और ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि 1905 में बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा को बहाना बनाकर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसका असली उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। इसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी? तो यह काम किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के निर्मम नरसंहार से आहत होकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड सर की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी ने भी इस घटना के खिलाफ और खिलाफत आंदोलन के मुद्दे पर अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत के रूप में किया था? तो यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबेंस मूवमेंट। यूपी आरओ 2021 का प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पदयात्रा की और शुरुआत कब की थी? 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्र तट पर मुट्ठी भर नमक उठाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। यहीं से ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है आपका कि 1942 में आए क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को महात्मा गांधी ने क्या कहकर खारिज कर दिया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एक दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए फेलिंग बैंक। मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को एक दिवालिया होते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहकर इसे पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। तो ये आपका हिस्ट्री का भाग कंप्लीट होता है। अगला जो भाग है हमारा वो है भूगोल का, ज्योग्राफी का। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट आपको बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है और ऐसा यूट्यूब पर अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दिया कहीं पर। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कन्फर्म करिएगा, जैसा कि पिछले कुछ बच्चों ने कन्फर्म किया है। तो मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और कंटेंट बनाकर और भी अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है, तो वो उत्तरी अक्षांश रेखा है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपके 8 राज्यों से। यूपी पीएससी प्री 2016, बीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के ठीक मध्य से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। राज्यों की अगर बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर है। अगला प्रश्न है आपका कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। देवप्रयाग में किन दो नदियों के संगम के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, भागीरथी और अलकनंदा। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी, गंगोत्री और अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से नदियों का संगम होता है। इस संगम के बाद यह मुख्य नदी गंगा कहलाती है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी गंगोत्री से जो निकलती हैं और अलकनंदा जो संतोपत ग्लेशियर से निकलती है उनका संगम होता है। उसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। यूपी आरओ 2016 का प्रश्न है।
माजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है। असम सरकार ने इसे भारत का पहला द्वीप जिला भी घोषित किया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत तथा विश्व में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मेघालय में स्थित है। मासिन राम मेघालय राज्य के खासी हिल्स में स्थित है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं की कीप आकार पहाड़ियों में फंसने के कारण अत्यधिक वर्षा होती है, लगभग 11,872 mm प्रति वर्ष। इसमें इससे पहले यह रिकॉर्ड चेरापूंजी के नाम था, जो उसी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि के संदर्भ में स्वर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस उत्पादन से है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बागवानी और शहद उत्पादन से। यूपीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति बागवानी फल विशेषकर सेब और शहद के उत्पादन से संबंधित है। निरपक्ष तुतेज और इसका जनक माना जाता है। तो निरपक्ष जो तुतेज है इनको इनका जनक माना जाता है। तिलहन के लिए पीली क्रांति, जूट उत्पादन के लिए स्वर्ण रेशा क्रांति सबसे सही शब्द है जिसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में खादर और बांगर क्या है? तो जो खादर है वो नई जलोढ़ मिट्टी है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। उत्तरी मैदानों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को आयु के आधार पर बांटा गया है। खादर यह नई जलोढ़ मिट्टी है जिसे बाढ़ का पानी हर साल नया कर देता है और यह अधिक उपजाऊ होती है। बांगर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो बाढ़ के मैदान से ऊपर पाई जाती है और इसमें कंकड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है आपकी कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यह आंध्र प्रदेश, गुंटूर और तेलंगाना नालगोंडा की सीमा पर स्थित एक प्रमुख बहुउद्देशीय सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है। इसका नाम प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड में स्थित जादूकोंडा गोड़ा की खदानें किस महत्वपूर्ण खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये खदानें जो हैं आपकी ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। यूपी आरओ 2021 का प्रश्न है, जादूगोंडा ये खदान झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। ये भारत में यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व की पहली खदान है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। तांबे के लिए खेतड़ी राजस्थान और सोने के लिए कोलार कर्नाटक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए NH44। यूपीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई लगभग 3,745 किलोमीटर है। यह उत्तर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ता है। इसे पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का प्रमुख हिस्सा है। भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे 1986 में स्थापित किया गया था कौन सा है? तो यह है आपका नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह पश्चिमी घाट में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। भारत में वर्तमान में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है आपका शुक्र। हालांकि बुध सूर्य के सबसे निकट है लेकिन शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र के वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं जो भीषण ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन और भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर के साथ साथ खींची गई है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 180 डिग्री देशांतर। यूपी आरओ 2017 का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो मोटे तौर पर 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। इस रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन हो जाता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान या मयोत्तर कहा जाता है जहां से समय मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका सिस्मोग्राफ का। यूपीपीएससी 2015 का प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को सिस्मोग्राफ कहा जाता है।
भूकंप के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा परिमाण को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव, एनीमोमीटर से हवा की गति और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भूगोल में छत्रक सैल या मशरूम राख का निर्माण मुख्य रूप से किस अपरदन कारक द्वारा होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पवन। मशरूम राख, छत्रक सैल रेगिस्तानी और शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले स्थल रूप हैं। इनका निर्माण पवन के घर्षण द्वारा होता है। हवा अपने साथ उड़ने वाली रेत से चट्टान के निचले हिस्से को ज्यादा तेजी से काटती है, जिससे ऊपर का हिस्सा छतरी के आकार का रह जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो यह आपका स्थित है प्रशांत महासागर में। मारियाना गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप है, जिसकी गहराई लगभग 10,984 मीटर है, लगभग 11 किलोमीटर। यह पृथ्वी की सतह पर ज्ञात सबसे गहरी जगह है। अगला प्रश्न है आपका कि भौगोलिक उपनामों के संदर्भ में मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नार्वे। यूपी आरओ 2016 का प्रश्न है। नार्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। यह आर्कटिक सर्कल के पास स्थित है, जिसके कारण गर्मियों के महीनों मई से जुलाई में सूर्य क्षितिज से नीचे नहीं जाता और रात में भी दिखाई देता है। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? नार्वे को। और उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व में किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त देशों की संख्या सबसे अधिक 54 है। एशिया में 48 है, यूरोप में 44 है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, जहां पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ स्थान और देश है, तो इनका आपको मिलान करना है। और यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंपास के मैदान अर्जेंटीना, वेल्ड जो है ये आपके दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स जो हैं आपके ये ऑस्ट्रेलिया और प्रेयरी जो है आपके वो उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। पंपास दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे के शीतोष्ण घास के मैदान हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन में पाए जाते हैं। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, यूएसए और कनाडा के विशाल घास के मैदान हैं, जिन्हें दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजातियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। और यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। एस्किमो जो जनजाति है वो आर्कटिक क्षेत्र कनाडा, ग्रीनलैंड में निवास करती है और ये इग्लू बनाकर रहते हैं। बदू अरब और उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थलों में रहने वाले खानाबदोश चारवाहे हैं। पिग्मी अफ्रीका के भूमध्य रेखीय कांगो बेसिन में पाए जाने वाले छोटे कद के लोग हैं, शिकारी और संग्रहकर्ता हैं ये। मसाई पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया के प्रसिद्ध चरवाहे और योद्धा जनजाति हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या से है। 2011 में भारत का औसत घनत्व 382 था। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। सबसे अधिक घनत्व बिहार में था 1106। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, जहां पर भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान होगा, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कम समय में ज्यादा पढ़ने वाली बातों का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड मिलता रहे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी परिचित हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यूपीपीएससी 2017 का प्रश्न है। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा।
संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका अनुच्छेद 17। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत करता है, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता से, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता से और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 44 में। एमपीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। हाल ही में उत्तराखंड ने भी इसके लिए विधेयक पारित किया है और लागू कर दिया है, और असम में भी विधेयक पारित हो चुका है। तो 3 राज्य हो गए हैं अब जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 35 वर्ष। आरओ 2014 का प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष आयु आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त है, जिसके तहत वह केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 131। यूपीपीएससी प्री 2021 का प्रश्न है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की मूल प्रारंभिक अधिकारिता से संबंधित है। इसके तहत भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या राज्यों के बीच आपसी विवादों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो यह लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि उसे लगता है कि भारत की वित्तीय स्थिरता खतरे में है। भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? तो यह लागू हुआ है 101 में संविधान संशोधन द्वारा। यूपी आरओ 2017 का प्रश्न है। 101 में यानी कि 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के माध्यम से भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में प्रभावी किया गया है। 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका डी, भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष या उससे पहले भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में कब लागू हुआ? तो यह आपका लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। यही कारण है कि हर साल 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसका द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें आपके 29 विषय हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो यह है आपकी 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसे 10वीं अनुसूची में रखा गया है। यह कानून निर्वाचित सदस्यों को राजनीतिक लाभ के लिए अपनी पार्टी बदलने से रोकने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत कितने मौलिक अधिकार निर्धारित हैं? तो टोटल 11 हैं। एमपीपीएससी 2021 का प्रश्न है। मूल रूप से 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 2002 में 86 संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य माता पिता को यह निर्देश देता है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न है आपका कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो यह हो सकता है 6 महीने। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन की बैठक के लिए आहूत करेगा, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी ही होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 और 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए यदि मत बराबर हो जाए तो वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 में यह वर्णित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है आपका अनुच्छेद 324। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है। यह संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का बात है, यानी कि यूपीएससी की बात है, संघ लोक सेवा आयोग की बात है। अगला जो प्रश्न है आपका सूचियों से संबंधित है। सूची 1 में संविधान के भाग हैं, सूची 2 में विषय हैं, जिनका आपको सही से मिलान करना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, भाग 9 में पंचायतें 73 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और भाग 20 में संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से? व्हाट अथॉरिटी। तो सही उत्तर है आपको ऑप्शन सी, अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा जिसको क्यू वारंटो कहा जाता है, इसका अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है या किस अधिकार से। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से आसीन हो जाता है। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, बी कमांड। तो ये आपका पॉलिटी का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अगला जो सेक्शन है आपका वो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना और अनुमान लगाने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये काम करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय, जीडीपी और अन्य बृहद आर्थिक संकेतकों की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा की जाती है। एनएसओ का गठन 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का विलय करके किया गया था। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
अगला प्रश्न है आपका कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। यह योजना समय से 1 साल पहले 1978 में जनता पार्टी द्वारा समाप्त कर दी गई थी। तो जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने इंदिरा गांधी के समय में शुरू हुई 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो यह कार्य हुआ था वर्ष 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे यह पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसको एसबीआई बना दिया गया। अगला प्रश्न है भारत में थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई की गणना के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? भारत में थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई की गणना के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो ये पुराना प्रश्न है, अभी आधार वर्ष बदल गया है, तब 2011-12 हुआ करता था। भारत में थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई की गणना के लिए वर्तमान में आधार वर्ष 2022-23 कर दिया गया है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जून 2026 में पुरानी डब्ल्यूपीआई श्रृंखला के आधार वर्ष को 2011-12 को संशोधित करके नया आधार वर्ष 2022-23 लागू किया है। डब्ल्यूपीआई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य अर्थ क्या है? यह आपका अगला प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यूपीपीएससी 2018 का प्रश्न है, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जहां किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं। यदि अतिरिक्त लोगों को काम से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यह भारतीय कृषि क्षेत्र के प्रमुख समस्या है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका भार अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आदि आते हैं। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों के मुनाफे पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह स्थित है आपका जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौते के तहत हुई थी। इसने जीएटीटी का स्थान लिया। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में शेयर बाजार और पूंजी बाजार को विनियमित करने वाली संस्था सेबी को वैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो यह दिया गया था वर्ष 1992 में। यूपी आरओआरओ 2014 का प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। हर्षद मेहता घोटाले के बाद 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 पारित करके इसे वैधानिक दर्जा और स्वायत्तता प्रदान की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है आपका कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन के संदर्भ में भारत में 1999 में फेरा को किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फेमा। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम फेरा 1973 बहुत ही सख्त कानून था। आर्थिक उदारीकरण के बाद विदेशी व्यापार और निवेश को सुगम बनाने के लिए 1999 में इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के से प्रतिस्थापित कर दिया गया। फेमा विदेशी मुद्रा अपराधों को आपराधिक कृत्य के बजाय सिविल अपराध मानता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश का समग्र लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया था? तो यह दर्ज हुआ था आपका 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात 943 है, जो 2001 की तुलना में 10 अंकों का सुधार दर्शाता है। केरल 1084 देश में सर्वाधिक और हरियाणा 879,
राज्यों के बीच सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये आपका 6,000 रुपए है। पीएम किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2019 में शुरू किया गया। यह राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है डीबीटी के माध्यम से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, मार्जिन आवश्यकताएं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मार्जिन आवश्यकताएं। आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत तरलता को नियंत्रित करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों का उपयोग करता है। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर और ओएमओ मात्रात्मक उपकरण है। मार्जिन आवश्यकताएं, नैतिक दबाव और ऋण राशनिंग गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये हुई थी आपकी 1957 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1 अप्रैल 1957 को की गई थी। इसके तहत भारतीय रुपए को 100 नए पैसे में विभाजित किया गया। 1964 में नए शब्द हटा दिया गया। इससे पहले 1 रुपए में 16 आने या 64 पैसे होते थे। अगला प्रश्न है आपका कि सरकारी बजट में राजकोषीय घाटे का सही अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी, कुल व्यय, कुल प्राप्तियां जिसमें उधार शामिल नहीं है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय उधारियों को छोड़कर कुल व्यय के बीच का अंतर है। यह दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार या अन्य स्रोतों से कुल कितनी उधारी की आवश्यकता है। राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बीएसएनएल। भारत सरकार भारी लाभ कमाने वाली प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा देती है। भेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल, सैल, सीआईएल आदि महारत्न कंपनियां हैं। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड महारत्न कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जीआईआई निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, WIPO के द्वारा। वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कार्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड के सहयोग से जारी किया जाता है। यह सूचकांक देशों को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंक करता है। भारत ने हाल के वर्षों में इस सूचकांक में अपनी रैंकिंग में काफी सुधार किया है। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 1947 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा। RORO 2016 का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो यह करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP। कृषि फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। हालांकि एमएसपी को अंतिम मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCE द्वारा दी जाती है। गन्ने के लिए एमएसपी के बजाय एफआरपी घोषित किया जाता है, उचित और लाभकारी मूल्य। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया था? तो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति का यहां पर फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर बॉटम अप अप्रोच के साथ काम करता है और नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में गठित नरसिम्हा समिति 1991 का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार से है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है।
एम नरसिम्हा की अध्यक्षता में भारत सरकार ने उससे 1991 में और 1998 में 2 समितियों का गठन किया था। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में व्यापक सुधारों की सिफारिश करना था। कर सुधारों के लिए चिलैया समिति और बीमा क्षेत्र के लिए मल्होत्रा समिति प्रसिद्ध है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इन 80 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा। तो आज का ये मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा और आपको काफी मजा आया होगा। पीवाईक्यू बेस्ड ये मॉक टेस्ट हैं और आपको ये लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप सिर्फ ये मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं और कोई कंटेंट नहीं लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर हम आपको ये मॉक टेस्ट की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आपको जीएस मॉक टेस्ट या जीएस मॉक लिखकर भेज देना है और आपको पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से हम सारा कंटेंट उपलब्ध करवाने वाले हैं आपको, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। और 60 का अभी वादा है और हमेशा हमने दिया ज़्यादा है, ठीक है। 60 का हम वादा कर रहे हैं और यूपी पीसीएस प्री एग्जाम जो आपका होना है 2026 में, उससे पहले हम आपको तकरीबन 75 मॉक टेस्ट उपलब्ध कराएंगे इस जीएस वाले बैच में। तो यकीन मानकर चलिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है। लोअर पीसीएस का बैच भी चल रहा है, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हमने उपलब्ध कराया है, जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। क्विक रिवीजन नोट्स हैं, वन लाइनर्स हैं, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज हैं, जहां से प्रश्न बनेंगे ही। तो गंभीरता के साथ पढ़िए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयारी करते रहिए। समय बचाइए कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको कैसे मिले और कहां से मिले। जब आप लाइव क्लास लेते हैं तो वहां पर टीचर कमेंट पढ़ता रहता है और आपका समय बहुत जाया होता है। रिकॉर्डेड क्लास में आप देख रहे हैं कितने कम समय में आपको कितना सारा कंटेंट मिल गया है, और किसी चैनल पर होते लाइव क्लास में तो यही 80 प्रश्न आपको इतने कंटेंट के साथ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटे में हो पाते। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास का यही फायदा है कि आपसे कोई बकवास नहीं होती है, सीधे मुद्दे की बात होती है और कंटेंट की बात होती है। पीवाईक्यू सीरीज ये लगातार चलती रहेगी। आप लोग प्यार दिखाते रहिए और मेहनत करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।